हाँ अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सर ये पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। स्क्रीन ओपन नहीं हो रही है सर, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, फाइल है, फाइल करप्ट तो नहीं हो फाइल रही? है। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मतलब ऑनलाइन आने से पहले मैं चेक की हूँ। हम्म। क्या हो रहा है? ये फोन ना हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा। एक मिनट, थोड़ा मैं वापस से ये करूँ क्या? हाँ चलेगा। हाँ बच्चों, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑनलाइन तालीम आज अ, बरोज भी 15 नवंबर 2021 आप सभी का यहाँ पर इस्तकबाल है। जमात शशुम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू। बच्चों दिवाली से हेलो, आपस में बात नहीं करना है। इससे पहले हम लोग दिवाली की छुट्टियों से पहले उर्दू में लास्ट एक सबक पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि उर्दू अदब में हम कौन सी चीजें पढ़ते हैं। जैसे कहानियां, कुछ याद है आप लोगों को? हम्म, याद है या छुट्टियों में सब भूल गए आप लोग? तो हमारा एक सबक हो गया था आधा, और आधा बाकी था। आज हम वही मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उर्दू इस सब्जेक्ट में हम कौन सी चीजें पढ़ते हैं। जैसे कहानियां हैं, शख्सी तारुफ है, ड्रामा है, साइंसी मजामीन है, तंज़ो मिज़ा है, सवाने उमरी है, आप बीती, खुतूत, सफरनामे और नज़्में। और नज़्में के बारे, नज़म में ये नज़म का जो हिस्सा होता है उसमें और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं जो आप जमात हश्तुम में देखेंगे, यानी कि 8वीं जमात में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों से आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? यस मिस, इसमें हाँ, बताओ ये कौन सी तस्वीरें हैं? ये हाँ, जल्दी से देखो। पहाड़ी किताबें आप इलाके लोगों में के पास है ना? क्या कह रहे हो बेटे? इन तस्वीरों से क्या याद आ रहा है? तो हमने, चलो ठीक है, मैं ही याद दिला देती हूँ कि ऊटी की सैर, ये सबक हम पढ़े थे। ऊटी की सैर, ये जो फूल आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो ट्यूलिप के फूल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है। और उस गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। यहाँ एक तस्वीर में हमने, ये भारत का हमारा नक्शा है, यहाँ पर रियासत तमिलनाडु में, यानी कश्मीर की तरह ही रियासत तमिलनाडु में भी एक सियाहत अफजा मुकाम है जिसका नाम है ऊटी। तो ये देखो यहाँ ऊटी, ये सियासत तमिलनाडु का नक्शा। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर है ऊटी, ये सियाहत अफजा मुकाम है। तो आगे हम देखेंगे टीपू सुल्तान। ये फोटो में कौन नजर आ रहा है आप लोगों को? टीपू सुल्तान।
रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मुकाम है। तो मुसन्निफ जब सयाहत के लिए निकले थे तो वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे थे, और बेंगलुरु से सबसे पहले मैसूर। तो यहाँ पर उन्होंने चिड़ियाघर और राजा का महल देखा था। तो रास्ते में टीपू सुल्तान का जो शहर है श्रीरंगपट्टन, वहां उन्होंने देखा कि उनका किला देखा, किले में बनी हुई मस्जिद और मंदिर जो आज भी कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं, वो सब उन्होंने देखा। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये तस्वीर में आपको टीपू सुल्तान नजर आ रहे हैं, ये उनका किला है और ये उनका मकबरा है। तो इन्होंने मुसन्निफ ने टीपू सुल्तान के उनका मकबरा देखा, और उनके वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं वो भी उन्होंने देखे। और वहाँ वृंदावन गार्डन यहाँ वहीं से करीब है, जो अपने मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फवारे, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, इसके लिए मशहूर है। आगे अच्छा, तो आप लोगों को जवाब देना है, भारत में ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ट्यूलिप गार्डन, वेरी गुड। भारत में ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर कश्मीर में है। अगला सवाल, श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का नाम बताइए। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। अगला सवाल, ऊटी किस रियासत में है? जब हम सबक पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम भी साथ साथ सैर कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं। तो ऊटी जो है तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे, ऊटी किस पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ है? अभी शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊटी नीलगिरी की पहाड़ी पर वाक़ है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु से ऊटी कितने फासले पर है? 3000 किलोमीटर। 300 किलोमीटर के। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन छुट्टियों में बिल्कुल आपने होमवर्क किए नहीं है, और इससे पहले के जो अजबाक हुए हैं वो आपने पढ़े नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है या पढ़ाई किए हो? छुट्टियां मिलती है, इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि आप पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दो। अच्छा, मुझे बहुत बच्चों की आपस में बातों की आवाज आ रही है। बेटा देखो, जब लेसन होता है तो आपस में बातें नहीं करो, ठीक है? यहाँ तक हमारा सबक हो गया था। अब हम आगे देखेंगे कि दिन के 2:30 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। खनक हवा से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। खनक हवा यानी कि ठंडी हवा। जब आंख खुली सूरज गुरूब होने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सूरज जमीन की गोद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का धुंधला रात के अंधेरे में गुम हो रहा था, मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे। तो देखो, ऊटी ये सेहत अफजा मुकाम है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ऊंचाई पर, और सूरज का मंजर देखने के लिए, गुरूब होने का मंजर। हम बॉम्बे में भी सूरज गुरूब होने का मंजर देखने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं बताओ? तुम लोग गए हो देखने के लिए? नहीं गए हैं। सारे लोग जो है चौपाटी या बीच वगैरह पे सूरज डूबने का मंजर जो है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सनसेट, तो सनसेट देखने के लिए जाते हैं। और इसी तरह ऊटी में भी वो लोग गए थे, लेकिन रात देखने के बाद जो है वापस लौटे तो रात का शाम का धुंधला रात के अंधेरे में गुम हो रहा था, और ऊटी की जो सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। जैसे हम अपने शहर में भी देखते हैं कि रात में सड़कें और चौराहे रोशनी से भरे होते हैं, है ना, लाइट लगे होते हैं। अच्छा, मौसम ठंडा होने की वजह से मुसन्निफ ने रात का खाना उन लोगों ने अपने कमरे में मंगवा लिया था, और आपस में देर तक गपशप करते रहे। गपशप करना यानी कि बातें करना। अच्छा, दिवाली की छुट्टियों में आप लोग गए थे घूमने के लिए?
कौन कौन जाकर? बोलो जल्दी से। आज मुझे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, क्या हो गया? आज हमारा मतलब उर्दू का पहला लेसन है, तो बोर हो गए क्या? पढ़ाई का मन नहीं हो रहा किसी का? तो जवाब दो बेटे। हाँ तो जवाब दो बेटे। अच्छा आगे देखो। तो सुबह आंख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था। ये लोग मुसन्निफ जो है एक होटल में ठहरे थे अपनी फैमिली के साथ। हर शख्स सुबह आंख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था। हर शख्स जल्द से जल्द होटल से निकलकर सनराइज पॉइंट पर पहुंचना चाहता था। यहाँ पर एक लफ्ज आया है सनराइज पॉइंट। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सनसेट, सनसेट यानी कि सूरज का गुरूब होना, और सनराइज पॉइंट यानी कि एक वहां पे एक ऐसा मुकाम है जहां से लोग सूरज का तुलू होना यानी सूरज को निकलते हुए देखने जाते हैं ऊटी में, तो वो है सनराइज पॉइंट। तो लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक कुछ ज्यादा ही था। बच्चों को जब भी हम घूमने जाते हैं तो आप लोगों में बहुत शौक होता है कि कौन सी चीजें हम देख ले। इश्तियाक ये लफ्ज है शौक से बना हुआ। तजस्सुस शौक एक जो होता है। सर्दी में ठिठुरते हुए वो हमारे साथ तुलू होते सूरज का मंजर देखने के लिए आ गए। तो मुसन्निफ के जो बच्चे हैं वो भी आ गए। शफक की लाली। अच्छा शफक, शफक किसे कहेंगे, कौन बताएगा? शफक का क्या मतलब है? मालूम है शफक किसे कहते हैं? अगर मालूम है तो हाँ बोलो, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल दो बच्चों। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। शफक की लाली धीरे धीरे, ठीक है, शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी और जमीन की ओर से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखाया। परिंदों की चहकार और ठंडी ठंडी हवा की सरसराहट में ये मंजर दिल को मोह लेने वाला था। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सुबह का मंजर दिखाया गया है। यहाँ आपको तस्वीर में भी दिख रहा है, देखो ये ऊटी है। ये जो तस्वीर है तो यहाँ पे ऊटी है, तो सुबह का मंजर जो है बहुत ही खूबसूरत होता है और हरियाली है वहां पर। तो परिंदों की चहचहाट, ठंडी ठंडी हवा की सरसराहट, ये जो थी ये मंजर दिल को मोह लेने वाला था। दिल को मोह लेना यानी कि दिल को लुभा लेने वाला, दिल को पसंद आने वाला। सूरज का नजारा, सूरज निकलने का नजारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। बाग के सदर दरवाजे ही से खुशनुमा सब्जाजार नजर आया, जहां रविश पर फूलों की रंगीनियां बिखेरती कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थी। रविश यानी कि कदम कदम पर फूलों की रंगीनियां। बोटेनिकल गार्डन जो है बड़ा ही खूबसूरत है। फिजा को मुअत्तर करना यानी कि फिजा में खुशबू बिखेरना। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। न जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न उन फूलों में बिखरा हुआ था। यहाँ सब्जाजार पर चलने फिरने की मुमानियत है, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगाई लेते थे। जो बॉटनिकल गार्डन है वहां पे चलने के लिए अलग रास्ता है और हरियाली जो है अलग है, तो हरियाली पर चलने की मुमानियत है यानी कि वहां पे मना किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एक तस्वीर में आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ बच्चों। ये देखो सूरज सुबह का जो मंजर है, तो ये जो सूरज ये जो आपको सूरज जब निकल और आसमान में ये लाली फैली हुई दिखाई दे रही है, ये लाल लाल, जब आसमान पूरा लाल लाल हो जाता है तो ये जो लाल आसमान हो जाता है ना, इस आसमान की लाली को शफक कहते हैं। क्या कहते हैं? आसमान में जो लाली फैली होती है उस, हाँ, आसमान जो लाल लाल नजर आता है ना हमको सुबह सवेरे, तो वो जो लाली है, वो लाल जो आसमान होता है वो शफक कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी। जो लाल है वो धीरे धीरे जर्द यानी कि पीला होने लगा और जमीन की ओर से सूरज ने अपना चेहरा निकल दिखाया। तो सूरज जो है निकल रहा है यहाँ पे। अब बॉटेनिकल गार्डन यानी कि वहां पर
ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन है। आगे आपको तस्वीर यहाँ पे दिखाई है, ये देखो, ये बॉटनिकल गार्डन की फोटो है। तो यहाँ पर रास्ता अलग है, लोग यहाँ पे चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो हरियाली का हिस्सा है वहां पे चलने से मना किया जाता है। तो यहाँ देखो, इस गुलशन की सैर के बाद हम टैक्सी के जरिए डोडा बट्टा पहुंचे। तो डोडा बट्टा पहुंचे, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी और अतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौनों की मानिंद दिखाई देते हैं। पहाड़ की बुलंदी और खाई पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई के खौफ को हमने वहां की मजेदार चाय पीकर दूर किया। तो ये देखो, इस गुलशन, गुलशन यानी कि गार्डन, गुलशन का मतलब क्या है? गार्डन। गुलशन का क्या मतलब है? हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? गुलशन का मतलब है गार्डन। तो इस गार्डन की सैर के बाद, यानी वहां की सैर के बाद, मुसन्निफ और उनके फैमिली और बच्चे जो है डोडा बट्टा, तो डोडा बट्टा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बट्टा। डोडा बट्टा। यहाँ से ऊटी और अतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात, तो ऊंचाई से जब वो जो मकाना दिखाई देते थे, बिल्कुल बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों की मानिंद दिखाई देते थे। पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई के खौफ को हमने वहां की मजेदार चाय पीकर दूर किया। तो यहाँ पर हमें हम एक तस्वीर देखेंगे, नीलगिरी के पहाड़। तस्वीर कहाँ? शायद तस्वीर जो है कहीं और चली गई है। ठहरो, आगे मैं बता दूंगी आप लोगों को। हाँ, आगे देखेंगे तो वो जो चाय है सब्ज पत्तियों की, हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई, ये चाय डोडा बट्टा का मशहूर मशरूब है। मशरूब यानी कि मशरूब किसे कहेंगे? मशरूब, मशरूब यानी वो चीजें जो हम पीते हैं, जैसे शरबत। शरबत इसी से ये लफ्ज बना है मशरूब। तो ये जो चाय है मशहूर मशहूर मशरूब है। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोककर कुछ लोगों ने इसी चाय से हमारी जियाफत की। जियाफत करना यानी कि मेहमान नवाजी करना। तो जब वो उतर रहे थे चोटी से, तो वहां उतर टैक्सी को रोककर वहां के जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने बाहर से आने वाले सयाह सयाह यानी कि जो बाहर से घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनको वहां के लोगों ने चाय पिलाई, मेहमान नवाजी की। जियाफत करना यानी कि मेहमान नवाजी करना। सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। तो वहां के जो लोग हैं, ऊटी के रहने वाले, वो वहां घूमने आने वाले लोगों को चाय पिलाकर बड़े खुश होते हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों आप लोगों को? यस टीचर। हाँ, सवाल पूछूं मैं आप लोगों से? अगर अच्छे से जवाब देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बट्टा। डोडा बट्टा। और डोडा बट्टा का मशहूर मशरूब कौन सा है? चाय। कौन सी चाय? हरी हरी पत्तियों से। गुलशन यानी कि गार्डन, हरी हरी पत्तियों वाली चाय, है ना। हम जो चाय बनाते हैं वो दानेदार होती है और काली काली होती है ना, लेकिन वहाँ ये जो ऊटी में जो है हरी हरी पत्तियों से बनी हुई चाय। अच्छा, वहाँ जो मुकामी लोग हैं वो क्यों खुश होते हैं? कब खुश होते हैं? चाय पीकर। चाय पीके। चाय पीकर या चाय पिलाकर? चाय पिलाकर। चाय पिलाकर। अच्छा, आगे देखो, हमारे बच्चे, मुसन्निफ के जो बच्चे हैं, अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे। इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर यह झील इंसानी कारीगरी का अजीब नमूना है। तो जो पहाड़ी है वहां पर एक झील बनी हुई है। तो बच्चे बहुत बेचैन हो रहे थे। बच्चे हमेशा पानी में खेलने के शौकीन होते हैं। आप लोग हो ना पानी में खेलने के शौकीन? हाँ, तो वैसे ही मुसन्निफ के जो बच्चे वो भी झील देखने के लिए बेचैन हो गए थे। तो फिर उन्होंने अपनी टैक्सी का रुख झील की तरफ किया और पहाड़ की बुलंदी पर वो जो
झील थी इंसानी कारीगरी का अजीब नमूना है। झील की सैर करने के लिए स्टीमर, बागबानी कश्तियां और चप्पू से चलने वाली कश्तियां वहां पे आसानी से दस्तयाब हैं। हमने एक कश्ती किराए पर ली और मजे ले लेकर झील की सैर करते रहे। अब स्टीमर ये कैसा होता है मैं आप लोगों को तस्वीर में दिखाऊंगी कि स्टीमर जो कश्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं। यहाँ देखो, ये है स्टीमर। इसको क्या कहते हैं बोलो? स्टीमर। ऊपर धुआं निकल रहा है ना। और बागबानी कश्तियां, ये देखो बागबानी कश्तियां जिसपे कपड़ा लगा होता है, इसको ये जो कपड़ा बंधा होता है उसको बागबान कहते हैं। तो ऐसी बागबानी कश्तियां स्टीमर के जरिए लोग जो है सैर कर रहे थे। उसी तरह मुसन्निफ ने भी वहां पे कश्तियां आसानी से थी। अगर आप बॉम्बे में गेटवे वगैरह गए हो तो वहां पे भी कश्ती की सैर कराई जाती है। वहां पे आपको ये स्टीमर, ये बागबानी कश्तियां और चप्पू वाली कश्तियां अलग से दिखाई देंगी। तो मुसन्निफ ने भी एक कश्ती किराए पर ली और मजे ले लेकर झील की सैर वो लोग करते रहे। अच्छा, आगे देखेंगे। कश्ती ही में, बेटा आप लोगों के घर की बहुत आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बच्चों किसी के घर की आवाज आ रही है। तो यहाँ देखो, कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया और कश्ती ही में बच्चों ने, वहां पर पहाड़ी रेलगाड़ी है। तो झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, ऊटी के रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकटें खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ गए। ये रेलगाड़ी और वहां की जो रेलगाड़ी है दिगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ है और निहायत धीमी रफ्तार से पहाड़ के नशीबो फराज में उतरती चढ़ती है। पहाड़ी इलाका है। अच्छा आप लोग, हेलो, बहुत आवाज आ रही है। आपस में बातें नहीं करो। जिसके घर से आवाज आ रही है अपना माइक ऑफ करो बेटा। यहाँ देखो, आप लोग साइकिल चलाए हो क्या? साइकिल चलाते हो? हाँ, तो जब हम ऊंचाई की तरफ साइकिल चलाते हैं तो हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना। यस। और जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि बिल्कुल हाथ छोड़ देते हैं और साइकिल खुद ब खुद नीचे उतरने लगती है ना। यानी चढ़ते वक्त हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और उतरते वक्त जो है ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो इसी तरह ये जो पहाड़ पे ट्रेन बनी है वो बिल्कुल धीमी रफ्तार से चढ़ती उतरती है। आमतौर पर रेलगाड़ी 2 पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। 2 पटरियों के बीच की पटरी दंदानेदार है। दंदानेदार यानी दांतों वाली है। और हर डब्बे के नीचे इस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार लगाया गया है। जब यह ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच की पटरी के खांचों में फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो साइकिल हमारी बिल्कुल आसानी से नीचे उतर जाती है। तो वो जो ट्रेन है उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, फिसलने से बचाने के लिए दंदानेदार जो है पटरियां लगाई गई हैं। ये गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी के दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। डिब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगिरी पहाड़ में आबाद टोडा कौम की झोपड़ियां भी नजर आई। अब जो नीलगिरी पहाड़ियों में एक टोडा कौम है, आदिवासियों की एक कौम है जिसका नाम है टोडा। आदिवासियों की कौम का नाम क्या है? टोडा। तो ये जो टोडा कौम है हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौमों में इन लोगों का शुमार होता है। तो हिंदुस्तान की कदीम तरीन कौम थी द्राविड़, इन लोगों में उनका शुमार होता है। ये भूलना नहीं है बेटा, मैं आगे सवालात में पूछूंगी। साइंस की तरक्की के जमाने में भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज मौशरत को नहीं छोड़ा। तो देखो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है लेकिन फिर भी वो लोग अपने तौर से पुराने तौर तरीकों को ही वो अपनाए हुए हैं। तर्ज मौशरत, कबायली तर्ज मौशरत यानी कि उनके जो कबायली रहने का जो तरीका था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। और उनका जो पेशा था काश्तकारी और गल्लाबानी। काश्तकारी यानी कौन सा पेशा बताओ जल्दी से, हम ज्योग्राफी में पेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। काश्तकारी यानी कौन सा पेशा बोलो?
दौड़ के करबो यार बेटा, तब जाए कोनो हासिल कामयाब हो। काश्तकारी। बेटा किसी के घर से आवाज हो रही है, अपनी माइक ऑफ करो। अब्बू काश्तकारी, काश्तकारी का मतलब होता है ज़राअत करना या ज़राअत करना, खेती बाड़ी करना। वेरी गुड, खेती बाड़ी करना। और गल्लाबानी करना यानी कि जानवर पालना, मवेशी पालना। तो ये काश्तकारी और गल्लाबानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनों से बेपरवाह हैं। तो आगे मैं आप लोगों को ट्रेन की कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ऊटी की पहाड़ियों पे चलने वाली ट्रेन है जिसकी 3 पटरियां होती हैं। दिखाई दी आपको? देखो इसके डिब्बे भी बहुत ही अलग हैं, है ना? यस। यहाँ देखो, ये इसके डिब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये है ऊटी की ट्रेन जो वहां पे चलती है, जिसकी 3 पटरियां होती हैं और दंडानेदार पहिया लगाया जाता है, ताकि वो ढलान से जब उतरती है या बुलंदी पे चढ़ती है तो फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। तो वहां के जो टोडा कौम है वो कदीम तरीन द्राविड़ कौम में उन लोगों का शुमार होता है हिंदुस्तान की, और उनका जो पेशा है वो काश्तकारी और गल्लाबानी है। यहाँ तक समझ आया बच्चों आपको? यस टीचर। अब हम आखिरी पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर उनकी सैर खत्म हो गई थी, ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई। हाँ, ऊटी की तकरीबन खत्म हुई तो हम वापसी के सफर की तैयारी करने के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी यहाँ के दुमदार सेब, ये मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियां ली। नीलगिरी का तेल जो है आप लोग देखे होंगे, गांव में भी नीलगिरी के तेल की शीशियां मिलती हैं। अब नीलगिरी का तेल किसमें डालते हैं मालूम है आप लोगों को? नीलगिरी का जो तेल होता है वो किसमें डालते हैं पता है आप लोगों को बच्चों? नहीं पता है। तो नीलगिरी का जो तेल है वो मेहंदी में डाला जाता है। आप लोग जो मेहंदी लगाते हो जो उसमें खुशबू आती है वो नीलगिरी के तेल की आती है। तो वहां के जो दुमदार सेब और नीलगिरी के तेल की शीशियां इन्होंने भी खरीदी और 1:30-2 बजे वापसी का इनका सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ियों में फैले हुए। तो हमारी जो फिल्में हैं वो भी ऊटी में बनती हैं, वहां पे गानों में वहां के मंजर वगैरह दिखाए जाते हैं। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन से करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतजार करने लगे। तो यहाँ पे देखो इनकी सैर खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा सबक भी खत्म हो गया, ऊटी की सैर। आपको ये सबक समझ में आया बच्चों? यस टीचर। तो हमने क्या क्या देखा इस सबक में, ऊटी की सैर में? कुछ अभी अभी जो मैंने पढ़ा है याद करो और बताओ जल्दी से। जैसे कि ट्रेन अभी हमने देखे ऊटी की, है ना? और क्या देखे? बॉटेनिकल गार्डन, हाँ, जहाज, स्टीमर, बागबानी कश्तियां, है ना? और वहां का बॉटेनिकल गार्डन, वेरी गुड, बॉटेनिकल गार्डन की फोटो हमने देखी, है ना? तो यहाँ देखो, ये हमारे मानी व इशारात है, तुम्हारा पेज नंबर 52 पे। यहाँ आप लोग जब भी जो है क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो अपनी क्लास वर्क में, तो सबसे पहले मानी व इशारात लिखा करो, ठीक है? अच्छा, तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मैं अल्फाज पढ़ूंगी, कोई एक आप मानी पढ़ना। रवादारी, रवादारी का मतलब पढ़ो। सबके साथ यकासी चलो। एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ, सबके साथ यकसा सलूक करना। जेबतन करना, पहनना। पहनना, जेबतन करना यानी कि पहनना। सहरंगेज, जादूगर, जादूगरनी पैदा करने वाला। वेरी गुड। शहर का मतलब होता है जादू। चौकड़ियां भरना, दौड़ना। दौड़ना। पुरपीच,
पेंचदार जैसे स्प्रिंग होता है ना हमारा, गोल 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 गोल, वैसे बोलेंगे पुरपी। खनक सर्द, खनक यानी सर्द। अब हमारा कौन सा मौसम स्टार्ट हुआ है? सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है ना, खनकी बढ़ रही है बोलेंगे उसको। धुंधलका, शाम का हल्का अंधेरा। शाम का हल्का अंधेरा। वेरी गुड। गहमा गहमी, भाग दौड़ जल्दी जल्दी काम करना। इश्तियाक, शौक मुअत्तर करना, फैलाना। मशरूब, पिलाने की चीज, पीने की चीज। नशीबो फराज, और चिड़िया। वेरी गुड। चढ़ाव चढ़ाव। दंदानेदार, खांचे वाला। तर्ज मौशरत, जिंदगी का ढंग। वेरी गुड, जिंदगी गुजारने का ढंग। तो अब आप लोगों से मैं सवालात पूछूं? चलो एक जुमले में जवाब लिखिए। हाँ, सेहत अफजा मुकाम ऊटी को और क्या कहते हैं? अगर किताबें सामने हैं तो आप लोग देखकर भी जवाब दे सकते हो। जल्दी से बोलो मुझे, सेहत अफजा मुकाम ऊटी को और क्या कहते हैं? हाँ हाँ 4:30 सेहत मिनट अफजा रह गया। मुकाम, जी सर हो गया। सेहत अफजा मुकाम ऊटी को और क्या कहते हैं? हाँ बोलो बच्चों। अफजा कौम सेहत अफजा मुकाम ऊटी को सयाहों की जन्नत भी कहते हैं। आप लोगों को जवाब इसलिए नहीं देना आ रहा है बेटा, क्योंकि आप छुट्टियों से पढ़ाया हुआ सबक पूरी तरह से भूल गए हो। अब आप एक काम करना है, वो ऊटी की सैर ये सबक शुरू से पढ़ना है और सवालात के जवाब लिखने हैं। हाँ बोलो बेटे। यस मिस। अच्छा, अगला सवाल। टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर किस बात का ऐलान कर रहे हैं? टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद और मंदिर माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। हाँ, वृंदावन गार्डन किस लिए मशहूर है? गुलशन गुलशन के फूलों से। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वृंदावन गार्डन मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों के लिए मशहूर है। शुरुआत में मैं आपको तस्वीर भी दिखाई थी, याद है ना तस्वीरें? अच्छा आगे का सवाल देखो। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और ऑटोबाट। हाँ, डोडा बट्टा। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बट्टा है। अच्छा अगला सवाल देखेंगे। ये जो कॉम है, यहाँ देखो कुछ मिस्टेक हो गई है। टोडा कॉम, टोबा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। टोडा कॉम किन लोगों में शुमार होता है? टोडा कॉम का शुमार किन लोगों में होता है? तो इसका जवाब आएगा, टोडा कॉम का शुमार हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौम में होता है। तो यहाँ पर हमारा ऊटी की सैर ये सबक खत्म हुआ। आप लोगों का घर काम है। हाँ, सबक की मश्की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो एक जुमले में जो जवाब है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आगे मुख्तसर जवाब है, मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना है, जोड़ियां लगाना है। और आगे देखो क्वेश्चन में दिए हुए लफ्जों में से मुनासिब लफ्ज चुनकर खानापुरी करना है। तो यह आप लोगों का घर काम रहेगा, याद रहेगा आप लोगों को? हाँ तो चलो आज का ये सबक हमारा यहीं पे खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस। जी सर। हेलो सर। हाँ हेलो। जी सर हो गया लेसन। हाँ सर। ओके जज़ाकल्लाह। जी सर।